हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर 2 है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो हम ज्योग्राफी, जो हम भूगोल जो देख रहे हैं, ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे चाहे वो सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित हो, चाहे वो सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित हो, या फिर अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे आप किसी भी फील्ड का एग्जाम दे रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिक ज्योग्राफी से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके सभी एग्जाम्स में ये आपको उपयोगी साबित हो सकती है। इवन शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी आपके लिए ये लाभकारी है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यकीन बैच है, जिसके अंतर्गत हम सीजी व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को कवर करने जा रहे हैं। इसका प्राइस रखा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसका प्राइस एकदम ही अफोर्डेबल ऑप्टिमम प्राइस रखा गया है, जिसके अंतर्गत हम सभी परीक्षाओं को कवर कर रहे हैं। चाहे वो आपका हॉस्टल वार्डन हो, आरआई हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, चाहे वो आपका अमीन पटवारी, या फिर इस तरीके की और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि सीजी व्यापम द्वारा आयोजित की जाती हैं, उन सभी में ये जो है हम ये कोर्स यकीन बैच जो है उन सभी के लिए लाभकारी है। तो आप यदि इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो निश्चित रूप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इतना भी देर मत करिएगा कि 15 अगस्त चला जाए, क्योंकि 15 अगस्त तक ही ये ऑफर वैलिड है और उसके बाद जो है इसका प्राइस जो है हाइक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जल्द से जल्द अपना एनरोलमेंट कर लीजिए और शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब एकदम बम्पर भर्तियां निकलने वाली हैं सीजी व्यापम के द्वारा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें लेक्चर नंबर 1 हमारा हो गया, लेक्चर नंबर 2 हमें देखना है। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आप पहले ये बताइए, ऐसा कौन सा तारा है जो कि नहीं चमकता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन, व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक होल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और डी में दिया है ए एंड सी बोथ, यानी कि ए और सी दोनों। बताइए, काला वामन नहीं चमकता, श्वेत वामन नहीं चमकता, या ब्लैक होल नहीं चमकता, या ए और सी दोनों? बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए एंड सी दोनों, क्योंकि ब्लैक होल क्या है? बड़े तारों की मृत्यु है ना। बड़े तारों की मृत्यु किस तरीके से होती है? बड़ा मतलब कैसा? तो चंद्रशेखर सीमा से बड़ा, यानी कि चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर लिमिट क्या है कि 1.4 इंटू सन, यानी कि सूर्य से 1.5 गुना हम मान करके चलते हैं, 1.5 गुना सूर्य के 1.5 गुना बड़ा। ये चंद्रशेखर लिमिट से यदि कोई बड़ा होगा तो वो बड़ा तारा कहलाएगा। यदि चंद्रशेखर लिमिट से यदि कोई छोटा होगा तो वो छोटा तारा कहलाएगा। इवन सूर्य का अंत किस तरीके से होने वाला है? तो सूर्य का अंत भी जो है पहले वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, फिर ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, यानी कि पहले श्वेत वामन बनेगा, फिर उसके बाद में वो जो है काला वामन बन जाएगा। इतना हमने पढ़ा था? हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिग बैंग थ्योरी, है ना। बिग बैंग थ्योरी आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपना अंतरिक्ष के बारे में जान लेते हैं। अंतरिक्ष, जैसे कि आप देख रहे हैं वो सभी अंतरिक्ष हैं। तो अंतरिक्ष में जो है, या फिर हम बोलते हैं ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड में जो है अनंत आकाश गंगाएं हैं। अनंत आकाश गंगाएं मतलब कि 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी है? 100 अरब आकाश गंगा है। आकाश गंगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं हम? गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। 100 अरब आकाश गंगा है, ये हम देख रहे हैं, ये 100 अरब आकाश गंगा। इस तरीके से बना दें तो ये पूरे ब्रह्मांड में जो है 100 अरब आकाश गंगा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये इस तरीके से यदि हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन हम जहां पे रह रहे हैं ये तो है पूरा 100 अरब आकाश गंगा है, और कितने हैं 100 अरब तारे हैं। कितना है 100 अरब तारे हैं, स्टार्स हैं, है ना, 100 अरब स्टार्स हैं। लेकिन हम पृथ्वी में रह रहे हैं, तो हम पृथ्वी में रह रहे हैं, हमसे नजदीक जो तारा है वो कौन है, हमसे नजदीक जो तारा है वो है सूर्य। तो हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं तो उस आकाश गंगा को क्या बोला जाता है, यदि हम मान करके चले, इसको हम मान करके चलते हैं, ठीक है, ये पास पास में हम जो है हम ना इसमें रह रहे हैं, हम ये वाले आकाश गंगा में रह रहे हैं, ठीक है, हमारी पृथ्वी इसमें है, ये हमारा सूर्य है। हमसे नजदीक क्या है, हमसे नजदीक तारा कौन है, तो हमसे नजदीक तारा सूर्य है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं तो उस आकाश गंगा का क्या नाम है, तो उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी नाम है, मंदाकिनी, मंदाकिनी नाम है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, मंदाकिनी नाम है, जिसे हम बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। हम बहुत ध्यान से सुनिए, एग्जाम में पूछा जा रहा है कि हम जिस आकाश गंगा में, यानी कि ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में 100 अरब आकाश गंगा है, बहुत यानी कि 100 अरब गैलेक्सी है, और उसमें जो है 100 अरब तारे भी हैं, लेकिन हमसे नजदीक जो तारा है वो है सूर्य, ठीक है। और हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, मिल्की वे, ठीक है, जिसे हम दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बता रही हूँ, है ना, मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला। पूछा जाता है कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मिल्की वे, है ना। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं तो उसका क्या नाम है, तो मंदाकिनी, या फिर हम बोल सकते हैं दुग्ध मेखला उसका नाम है, ठीक है। हमसे जो नजदीकी जो आकाश गंगा है, हम इसमें रह रहे हैं, ठीक है, हम इसमें रह रहे हैं, हमसे जो नजदीकी जो आकाश गंगा है उसका क्या नाम है, तो हमसे नजदीक वाली आकाश गंगा का, जैसे कि ये है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, ठीक है, तो हमसे नजदीकी आकाश गंगा का नाम है देवयानी। क्या नाम है, देवयानी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सब कुछ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बिल्कुल एकदम आप लोगों को याद करते हुए चलना है ना। हमसे जो नजदीकी जो आकाश गंगा है उसका क्या नाम मैंने आपको बताया, तो हमसे नजदीकी आकाश गंगा का नाम है देवयानी, या फिर हम बोल सकते हैं आकाश गंगा मतलब गैलेक्सी होता है। क्या होता है, गैलेक्सी होता है, या फिर इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, ठीक है। पूछा जाता है कि हमसे नजदीकी जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, हमसे नजदीकी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा या देवयानी। याद रहेगा इतनी चीजें, मैं बार बार इसलिए आप लोगों को रिपीट कर करके बता रही हूँ जिससे आप लोग भूले ना, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो या इसको मैं अभी मिटा देती हूँ, इतनी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम अपना बना लेते हैं, हम अपनी मिल्की वे को बना लेते हैं। ये हमारी मिल्की वे हो गई, यानी कि ये हमारी आकाश गंगा हो गई। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा सूर्य है, ये हमारी आकाश गंगा है, यहाँ पे हमारा सूर्य है। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में पूछा जाता है हमसे नजदीक जो तारा क्या है, तो हमसे नजदीक जो तारा है सन। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि सूर्य से नजदीक कौन सा तारा है, बहुत ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, सूर्य से नजदीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य से नजदीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एग्जाम में पूछा जाता है कि हमसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो हमसे नजदीकी तारा है सूर्य, लेकिन सूर्य का नजदीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य का नजदीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद रहेगा इतनी चीजें। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या होता है, प्रॉक्सिमा ए आएगा, है ना, ये थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी गलत है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फिर यदि हम बात करते हैं कि जैसे कि ये हो गया, अब हमारी जो गैलेक्सी होती है, ये जो हमारा आकाश गंगा है उसका आकार क्या है, पूछा जाता है कि इसका शेप क्या है, तो इसका शेप याद रखना स्पाइरल है। स्पाइरल समझते हैं क्या होता है, स्पाइरल मतलब आप जेटर पेन से जो लिखते हैं वो क्या होता है, स्प्रिंग। स्पाइरल मतलब क्या होता है, स्प्रिंग। तो इसका आकार क्या है, इस आकाश गंगा कैसे दिखती है, स्पाइरल है, ठीक है,
स्पाइरल है ये, स्प्रिंग की तरह, इसका आकार किस तरह है, तो इसका आकार जो है स्प्रिंग की तरह है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई हैं, इतनी चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि जैसे कि हम बोलते हैं कि सूर्य जो है स्थिर है, अपनी स्थिति पर स्थिर है और वो नहीं चलता है ना, पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य स्थिर है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य किसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य चक्कर लगाता है अपनी ही धुरी पे जो घूम रहा है, ये बिल्कुल हमें पता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अपनी आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है, जिस आकाश गंगा में है, जिस गैलेक्सी में है, उसकी परिक्रमा कर रहा है। तो ये एक परिक्रमा कब कर पाता है, तो एक परिक्रमा इसकी पूर्ण होती है 1.5 करोड़ वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 1.5 करोड़ वर्ष बाद, ठीक है। 2.5 करोड़ ईयर्स लग जाते हैं इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या बोलते हैं हम, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। समझ में आ रहा है, सूर्य जो परिक्रमा कर रहा है अपनी आकाशगंगा, अपनी जिस गैलेक्सी में है वो, तो उसमें उसको चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, तो 1.5 करोड़ वर्ष लग रहे हैं। 1.5 करोड़ वर्ष लग रहे हैं, इसका मतलब बहुत धीमे धीमे चल रहा होगा, बहुत धीमे धीमे चल रहा है। तो वो कितना धीमा है, तो धीमा वो चल रहा है, लेकिन अब आप धीमा समझ रहे हैं, 150 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे ये धीमा है, यानी कि प्रति सेकेंड में वो 150 किलोमीटर की रफ्तार पे चल रहा है। इसका मतलब कि अंतरिक्ष में जो कुछ भी होता है, यानी कि कुछ साल पहले बोला गया ना, कुछ साल पहले मतलब समझ जाना कि करोड़ वर्ष पूर्व है, कुछ साल पहले ये पाया गया, यानी कि करोड़ों वर्ष हो चुके हैं। यानी कि अंतरिक्ष में यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ दूरी पर है। बोलते हैं सूर्य सबसे नजदीक है हमसे, सूर्य ऐसा तारा है जो सबसे नजदीक है। तो सूर्य क्या हमसे इतना नजदीक है क्या, पृथ्वी से तो नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये चक्कर लगा रहे हैं, इसको 1.5 करोड़ वर्ष लग रहे हैं अपनी गैलेक्सी की परिक्रमा लगाने में। और वो कितना है, और कितनी रफ्तार कितनी है सूर्य की, तो 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 250 किलोमीटर पर सेकेंड है। समझ में आया, 250 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसको हम बोलते हैं 1.5 करोड़ वर्ष जो ये लगाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। फिर उसके बाद में आता है सोलार ईयर। सोलार ईयर क्या होता है, तो सोलार ईयर होता है, ये चीज बिल्कुल याद रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। तो 365 डेज का क्या होता है, तो 365 डेज का जो है सोलार ईयर होता है, सौर वर्ष जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। सोलार ईयर कितना है, 365 डेज का होता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया कि स्पाइरल है, ये गैलेक्सी का शेप कैसा है, आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो स्पाइरल है, याद रखना। सर्पिलाकार जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, सर्पिलाकार बोलते हैं। आगे देखते हैं हम इसके बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं आकाशगंगा, जहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया कि इसकी बनावट किस तरीके की है, इसका आकार क्या है, तो इसका आकार सर्पिलाकार जिसे हम बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल में यहाँ पे ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य से जो काफी दूर है, काफी दूर मतलब कि यदि हम यहाँ पे ये वाली पोजीशन में लेते हैं, ठीक है, जो सूर्य से दूर स्थित है तो उसे हम बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं हम, तारामंडल। इसको क्या नाम देंगे हम, कॉन्स्टिलेशन जिसको हम बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन तारामंडल के नाम से हम जानते हैं, तारामंडल, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद में थोड़े नजदीक में फिर तारामंडल से थोड़ा पास, यानी कि तारामंडल तो ज्यादा दूर है, उसके बाद में क्या, यहाँ पे थोड़ा, ये आकृति सही नहीं बन रही, मैं आकृति सही बना देती हूँ। यहाँ पे अगेन बहुत ध्यान से आप लोगों को बस समझना है। यहाँ पे यदि आपने चीजों को समझा है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। मेरा ये मानना है कि आप लोग चीजें यदि जितना ज्यादा समझ जाए वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है एग्जाम में याद रखने के लिए। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये हमारा सूर्य है। सूर्य से जो काफी दूर है तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलेंगे हम, तारामंडल है ये, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन।
कॉन्स्टिलेशन के नाम से हम जानते हैं। तारामंडल, तारामंडल कितने हैं? तो तारामंडल 89 है। कितने हैं? 89 है। फिर उसके बाद उससे थोड़ा नजदीक में जो स्थित है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? तो उसको हम नक्षत्र बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि नक्षत्र, इस नक्षत्र में, इस घड़ी, इस नक्षत्र में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं इस नक्षत्र में पैदा हुआ है ना, इस तरीके की बात की जाती है। तो नक्षत्र क्या है? तो नक्षत्र कितने हैं? तो नक्षत्र 27 हैं। कितने हैं? 27 हैं। उसके बाद में सूर्य से जो सबसे नजदीक है, तो सूर्य से नजदीक जो आता है तो वो आता है ग्रह, ग्रह यानी कि सौर मंडल। क्या है? सौर मंडल। इसी सौर मंडल में क्या है? तो ग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स जिसे हम बोलते हैं। सोलार सिस्टम, ये क्या है? सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम, और सोलार सिस्टम में ही क्या पढ़ते हैं हम? प्लैनेट्स पढ़ते हैं, प्लैनेट्स पढ़ते हैं। ये कितने हैं? तो 8 प्लैनेट्स हैं। कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। पहले कितने हुआ करते थे? तो पहले 9 हुआ करते थे। फिर उसके बाद में कितना हुआ है? तो प्लूटो जो है, प्लूटो, तो वो क्या है? अब वो जो है ग्रह नहीं रह गया है, वो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है। उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या है। बौना प्लैनेट जिसे हम बोलते हैं। ड्वार्फ मतलब क्या होता है? बौना होता है, वामन होता है। ठीक है, तो वो उस कैटेगरी में चला गया। क्यों चला गया, कैसे चला गया, एग्जाम में पूछा गया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ इतनी चीजें क्या आप लोगों को याद हुई कि सूर्य है, ये क्या है? ये सूर्य है। सूर्य से जो सबसे नजदीक है तो वो कौन है? सौर मंडल है। उसकी ग्रह, सौर मंडल यानी कि ग्रह, ग्रह की संख्या कितनी है? 9 है। प्लैनेट्स कितने? सॉरी 8 है। प्लैनेट्स कितने हैं? 8 हैं। फिर उसके बाद में उससे थोड़ी दूरी में क्या है? नक्षत्र, नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। फिर उससे और दूरी में क्या है? तारामंडल, जिसे हम कॉन्स्टेलेशन के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टेलेशन कुल कितने हैं? तो 89 है। इतनी चीजें क्या आप लोगों को समझ में आई हैं? तो यहाँ से यानी कि हम क्या ये ड्रॉ कर सकते हैं क्या? इसका मतलब कि ये क्या है? तो ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में हमने देखा आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो मिल्की वे है ना, मिल्की, दुग्ध मेखला जिसको हम बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। फिर उसके बाद में तारामंडल है, उसमें तारामंडल के बाद में नक्षत्र है, नक्षत्र के बाद में सोलार सिस्टम, सौरमंडल है, सौरमंडल के बाद में क्या है? तो सूर्य है। समझ में आया आप लोगों को? ये क्या है? तो ये ब्रह्मांड है। ये क्या है? ब्रह्मांड है। ये क्या है? तो ये मैंने आपको बताया आकाश गंगा है। ये क्या है? तो ये है तारामंडल। ये क्या है? तो मैंने आपको बताया नक्षत्र। ये क्या है? सौरमंडल, सौरमंडल। और ये क्या है? सूर्य है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, डायग्राम पे मत जाओ, लेकिन इतनी चीजें आपको क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है, यहां से ही स्टार्ट होता है आपका बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट। ये बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है? यानी कि इतनी चीजें समझ में आ गई ना। और ये इन्हीं सौरमंडल में, यानी कि सूर्य है, सूर्य के पास में क्या सौरमंडल है, और उसी सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है। हमारी एक पृथ्वी सौरमंडल में, एक ग्रह क्या है? तो पृथ्वी भी। पृथ्वी में कौन रह रहा है? हम लोग रह रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को इतनी चीजें? यहाँ पे यदि हम बात करें तो पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो इसका मतलब इस पर भी रिसर्च हुए। रिसर्च क्या हुए कि टॉलमी आए। ये टॉलमी कौन है? तो आइए देखते हैं, समझते हैं ये टॉलमी कौन है और ये क्या बताए हैं। तो ये सभी ने रिसर्च किया है कि जहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि अलग अलग अपने इन्होंने जो पाया उसको ये बताया। तो सबसे पहले टॉलमी की यदि हम बात करें तो टॉलमी क्या बोलते हैं? टॉलमी बोल रहे हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। टॉलमी का क्या कहना है? सूर्य परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की। समझ रहे हो? ध्यान समझ रहे हो आप लोग? सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सॉरी, सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मैंने सन बोल दिया था, है ना। सूर्य क्या कर रहा है? तो सूर्य परिक्रमा कर रहा है किसकी? तो पृथ्वी की। फिर ये बात तो बोले ये तो सही नहीं है। उसके बाद में आए कौन? तो दूसरे यदि रिसर्च हुआ तो वो क्या बोले हैं? तो दूसरे नंबर पे है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। अब ये कॉपरनिकस का क्या कहना है? तो कॉपरनिकस का कहना है नहीं, ये ग्रह और जिसमें कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ना कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। कॉपरनिकस का क्या कहना है? यदि पूछा जाता सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है? तो कॉपरनिकस ने कहा।
यहाँ पे क्या आएगा, पृथ्वी। पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी या फिर हम यहाँ पे बोलेंगे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं किसकी, तो सूर्य की। ये कौन बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कोपरनिकस। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है केपलर। कौन आ गया, केपलर आ गया, केपलर। ठीक है, केपलर जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़े रहते हैं। तो केपलर जो है ये बोले सूर्य पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। तो ये अभी ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये इस तरीके से मैंने बता दिया। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ये पृथ्वी है। ठीक है, तो केपलर बोले कि परिक्रमा तो हो रही है, लेकिन ये जो है परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, किस तरीके से कर रही है, तो पृथ्वी जो परिक्रमा करती है इलेप्टिकल कर रही है। क्या कर रही है, एलिप्स में कर रही है, यानी कि एलिप्स में कर रही, इलेप्टिकल हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेप्टिकल है। समझ में आ रहा है, ये परिक्रमा की तो जा रही है पृथ्वी के द्वारा, ग्रहों के द्वारा सूर्य की परिक्रमा की जा रही है, लेकिन एलिप्स में की जा रही है, ना कि गोलाकार यानी कि सर्कल में नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये कौन बोल रहा है, तो ये केपलर बोल रहे हैं। फिर यदि हम बात करें उसके बाद में कौन आता है, ये चीजें, ये सभी चीजें आप लोगों को याद रखनी है ना। क्यों, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हम एलिप्स में बोल रहे हैं, यानी कि केपलर का क्या कहना है, दीर्घवृत्त, जिसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त। तो इनका क्या कहना था, बिल्कुल ग्रह पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रही है सूर्य की, लेकिन दीर्घवृत्त में कर रही है, एलिप्स में कर रही है, ना कि गोलाकार में, ना कि सर्कल में कर रही है। बिल्कुल ये चीजें इतनी समझ में आ गई। फिर उसके बाद में कौन आया, गैलीलियो। कौन आया, गैलीलियो। और फिर गैलीलियो का क्या कहना हुआ, तो गैलीलियो का कहना है कि ये जो सभी बातें इन्होंने कही है ना, ये सभी सत्य है। इन्होंने बिल्कुल प्रूफ कर दिया। इन्होंने प्रूफ क्या कर दिया, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ बिल्कुल जो कोपरनिकस बोल रहे हैं ना कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, बिल्कुल ये सत्य है। इन्होंने प्रूफ कर दिया, गैलीलियो ने एकदम प्रूफ कर दिया है इस बात को। समझ में आ रहा है, गैलीलियो जो कि कहाँ के, इटालियन एस्ट्रोनॉमर है। कहाँ के, इटली के हैं ये, गैलीलियो इटली के हैं। और इन्होंने बिल्कुल प्रूफ किया है कि अर्थ एवं अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे, और इनका जो है प्रूफ बिल्कुल निकल करके आया। उसके बाद में आते हैं, कौन आया, उसके बाद में आए हैं हब्बल। हब्बल टेलीस्कोप आपने सुना होगा, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे पीएससी में भी आया, यूपीएससी में आया। यूपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप पे काफी बार क्वेश्चन पूछा उन्होंने, इवन मेंस में भी पूछा है, एसएससी ने पूछा है, रेलवे ने पूछा है, सभी ने पूछा है हब्बल के बारे में। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि हब्बल क्या है। तो हब्बल जो है क्या है, तो इनका नाम क्या था, एडविन हबल करके एक एस्ट्रोनॉमर हुए हैं। एडविन हबल जो कि नासा के हैं, नासा में थे एडविन हबल, यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ। एडविन हबल करके एक जो है एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, खगोल शास्त्री जिसको हम बोलते हैं। और इन्होंने जो है अंतरिक्ष में क्या भेजा है, अंतरिक्ष में टेलीस्कोप, दूरबीन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप, दूरबीन भेजा है इन्होंने। और वहां से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वहां से हम निकाल सकते हैं अपनी गैलेक्सी। यानी कि हम आप जाइए सर्च कीजिए, क्या सर्च करेंगे, आप सर्च कर सकते हैं कि आप हबल स्पेस टेलीस्कोप सर्च करना, यूट्यूब में ही सर्च करना। यानी कि उन्होंने अंतरिक्ष में ही भेज दिया। गैलीलियो ने तो केवल प्रूफ किया कि हाँ मैंने ना यहाँ से देखा है कि बिल्कुल ना सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी एवं अन्य ग्रह। इन्होंने क्या किया कि नहीं, मैं यहां से नहीं देखूंगा, इन्होंने स्पेस में टेलीस्कोप भेज दिया। इसीलिए बोला जाता है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इन्होंने जो दूरबीन भेजा है स्पेस में ही भेज दिया है, अंतरिक्ष में ही भेज दिया है। और वहां से जो है हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं किस तरीके से हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाश गंगा, किस तरीके से सूर्य, पृथ्वी इस तरीके से कैसे घूम रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हबल ने प्रूफ, ना केवल प्रूफ किया बल्कि इन्होंने तो अंतरिक्ष में ही दूरबीन को भेज दिया, टेलीस्कोप को भेज दिया। और उसके बाद में बात आती है कि वहां से तो हम निकाल सकते हैं। तो इनका क्या कहना है, इन्होंने पता ये लगाया कि हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है यूनिवर्स जो है, अंतरिक्ष जो है अभी भी विस्तार कर रहा है, अभी भी विस्तार कर रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। अंतरिक्ष क्या कर रहा है, अभी भी विस्तार कर रहा है। यहां से निकल करके आता है बिग बैंग। और इनका ये कहना यहां से निकालना है कौन सा एक कॉन्सेप्ट, कौन सा एक सिद्धांत, या फिर हम बोल सकते हैं बिग बैंग का मॉडल यहां से निकल करके आया है।
समझ में आया आप लोगों को कि बिग बैंग का सिद्धांत कहां से निकल के आया? जो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो कि अंतरिक्ष में है वहां से उन्होंने ये पता लगाया है कि अंतरिक्ष अभी भी विस्तार कर रहा है, इसका भी अभी भी विस्तारीकरण हो रहा है। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं बिग बैंग मॉडल। यहां से और बिग बैंग मॉडल से ही हम बोलेंगे यूनिवर्स का बर्थ यहां से होता है। और बिग बैंग मॉडल ही क्या है? अंतरिक्ष यूनिवर्स का बर्थ माना जाता है। समझ में आया आप लोगों को? इतनी चीजें क्लियर हुई किसने क्या क्या। केवल आपको टॉलमी का याद रखना है। टॉलमी ने एकदम गलत बोला कि ये तो बोलता है कि सूर्य परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की। यदि आपके एग्जाम में आता है ऐसा कौन है जिसने कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है? आपका आंसर बनेगा कोपरनिकस। किसने ऐसा कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्त में एलिप्स में कर रही है? तो आंसर बनेगा केपलर। किसने प्रूफ किया है कि पृथ्वी जो है पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे? तो गैलीलियो। किसने ये बताया कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है? कहां से निकल के आया है? बिग बैंग मॉडल। तो आपका आंसर बनेगा हब्बल, एडविन हब्बल, या फिर बोलेंगे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से पता चलता है। इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को? तो फिर हम आगे बढ़े। मुझे लगता है इतनी चीजें बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहां से हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत या एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। यदि पूछा जाता है बिग बैंग सिद्धांत क्या है, तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। क्या है? एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसे हम विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जानते हैं। यह एडविन हब्बल ही थे जिन्होंने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। किसने किया? इट वॉज एडविन हब्बल हु प्रोवाइडेड एविडेंस, यानी कि बिल्कुल साक्ष्य दे दिया। साक्ष्य किस रूप में दे दिया? बिल्कुल अंतरिक्ष में ही टेलीस्कोप को स्थापित कर दिया है। क्या किया इन्होंने? अंतरिक्ष में ही स्पेस को टेलीस्कोप को जो है स्थापित कर दिया। आपको पता है इन्होंने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया है? तो 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च हुआ था हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का। ठीक है, फिर उसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट इसका कब हुआ? यानी कि बिल्कुल तो 25 अप्रैल आता है। तो ये जो है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप अभी भी वहां मौजूद है, ऐसा नहीं कि वापस आ चुका है। ये अभी भी बता रहा है कि बिल्कुल एकदम एक्सपैंड हो रहा है। ब्रह्मांड क्या है? विस्तार ही कर रहा है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1927 में बेल्जियम के खगोल शास्त्री अब्बे जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सिद्धांत प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का इन्होंने सिद्धांत प्रदान किया है। 1927 में एब्बे जॉर्ज लेमेत्रे, अ बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर, वाज द फर्स्ट टू प्रोवाइड अ थ्योरी, यानी कि सिद्धांत दे दिया। इन्होंने तो केवल जाना समझा, अच्छा ये होता है, लेकिन 1927 में जो है कौन है? तो 1927 में एब्बे जॉर्ज लेमेत्रे, जो कि कहाँ के हैं? तो ये हैं क्या बोलते हैं? बेल्जियम के हैं। कहाँ के? बेल्जियम के हैं। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया है। किसका? तो यूनिवर्स के ओरिजिन का सिद्धांत दिया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। बिल्कुल याद रखना। इतनी चीजें यहां से आपको क्लियर हुई हैं। आगे देखिए हम लोग आगे क्या बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कौन सी थ्योरी? तो बिग बैंग थ्योरी है ना। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या बोलती है? ये इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ एक बिंदु छोटी गेंद में मौजूद है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे होती है? तो ब्रह्मांड, चाहे आप ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ये बात जो है विज्ञान ने भी प्रूव कर दी कि हमारी उत्पत्ति किससे होती है। तो हमारी उत्पत्ति एक शून्य से हुई है। किससे हुई है? और ये आध्यात्मिक जगत में भी ये कहा जाता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यही बोला जाता है कि उत्पत्ति का कारण क्या है? जीरो है, शून्य है। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने प्रूव की है इस सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ एक बिंदु छोटी गेंद में मौजूद थे, जिसे विलक्षणता कहा जाता है, सिंगुलैरिटी कहा जाता है, यानी कि
ठीक, जिसमें एक अकल्पनीय छोटी मात्रा अनंत तापमान और अनंत घनत्व होता है। किसमें, इसमें क्या क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल मेटल्स दैट फॉर्म्ड द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन पॉइंट मतलब छोटी सी गेंद हम बोल सकते हैं, छोटी सी गेंद में सब कुछ है जहां से उत्पत्ति हुई है। कॉल्ड सिंगुलैरिटी हैविंग एन अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि इसमें अनंत क्या है, घनत्व है, इनफाइनाइट टेम्परेचर है, यानी कि क्या है, अनंत तापमान है, और क्या है इसमें इनफाइनाइट डेंसिटी, घनत्व जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें अकल्पनीय छोटी मात्रा वॉल्यूम, अनंत तापमान और अनंत घनत्व माना गया है। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट की महान घटना घटी थी, यानी कि क्या हुआ, विस्फोट हुआ था, बिग बैंग हुआ था। ठीक है, यानी कि विस्फोट हो गया। द ग्रेट इवेंट ऑफ द बिग बैंग हैपेंड सम 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड व्हिच लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन एंड दिस एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टुडे। ये जो नन्ही सी गेंद है, यानी कि एक छोटी सी गेंद है, इस गेंद में विस्फोट हुआ है आज से लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व, जिससे विशाल विस्तार हुआ, और यह विस्तार आज भी जारी है, जिसको हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था तारा मंडल, ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या आता है, हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के अंतर्गत क्या आता है, तारा मंडल, कॉन्स्टिलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो कॉन्स्टिलेशन आर द वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। तारा मंडल नाम से पता चल रहा है तारों का मंडल है, 100 अरब तारे हैं, बताया गया ना, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब तारे हैं, यानी कि तारे ही तारे हैं। तो तारा मंडल क्या है, तो सितारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित ये विभिन्न पैटर्न है, डिफरेंट पैटर्न्स है। उदाहरण के रूप में हम उर्स मेजर या बिग बियर, बड़ा भालू जिसे हम बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, बिग बियर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, क्या है, उर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक, फिर उसके बाद यदि हम बड़ा भालू, ठीक, यदि हम छोटा भालू की बात करें तो छोटा भालू क्या है, या फिर छोटा भालू को और किस नाम से हम जानते हैं, सप्तऋषि। क्या नाम से जानते हैं, स्मॉल बियर और सप्तऋषि बोलते हैं ना। वो देखो सप्तऋषि दिखाई दे रहे हैं, सप्तऋषि मंडल है, सप्तऋषि मंडल मतलब तारा मंडल, तारा मंडल है, तारा मंडल मतलब कि वो सप्तऋषि है, छोटा भालू है वो। ये सप्तऋषि क्या है, तो 7 सितारों का एक समूह है जो बड़े उर्स प्रमुख नक्षत्र का एक हिस्सा है। क्या है, डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, यानी कि ये जो उर्सा मेजर है, बिग बियर, बड़े भालू का ही एक छोटा हिस्सा क्या है, तो ये छोटा भालू यानी कि सप्तऋषि है। समझ में आया आप लोगों को। प्राचीन काल में लोग तारों की सहायता से रात में दिशा निर्धारित करते थे, यानी कि दिशा पता चल जाती थी। कैसे पता चलती थी, पता चलेगा। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स। कैसे पता चला कि नॉर्थ स्टार, उत्तर सितारा, उत्तर सितारा क्या होता है, उत्तर सितारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। उत्तर सितारा किसको दर्शाता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। ध्रुव तारा क्या बोलते हैं हम, ध्रुव तारा बिल्कुल माना गया है। देखते हो कि नहीं आप लोग ध्रुव तारा, बिल्कुल देखते हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोल स्टार। ठीक है, वो जहां पे रहता है ना, वहां से बिल्कुल पता लगाते कि अच्छा अभी ना ध्रुव तारा इधर पे, तो अभी जो है ये दिशा ऐसी है, तो दिशा पता लगा लेते थे ध्रुव तारे की, जहां पे ध्रुव तारे की स्थिति रहती थी, तो वहां से। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, यह हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। इट ऑलवेज रिमेन द सेम पोजीशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। किसकी सहायता से, तो सप्तऋषि की सहायता से हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि अभी ध्रुव तारा कहाँ पे है, अभी ध्रुव तारा कहाँ है। ध्रुव तारा जहां पे, तो वो दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर दिशा कहलाएगी। समझ में आए, उत्तर दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग सोलार सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं एस्ट्रॉइड्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, शुद्ध एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स आर, सोलार सिस्टम में पहुंच गए हम लोग, समझ गए। तारामंडल से अब बाहर आ जाओ, तारामंडल से बाहर आ जाओ, सोलार सिस्टम में आ गए, तो ग्रहों के बारे में अब पढ़ना है। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स क्या है, आर अ क्लास ऑफ स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। ये क्या है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स का एक स्मॉल क्लास है। क्या है ये, यानी कि रॉकी ऑब्जेक्ट
जिसे हम बोलते हैं, यानी कि चट्टानी पिंड है। ये क्या है? चट्टानी पिंड है। ठीक, क्या है? क्लास ऑफ स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सौरमंडल के छोटे चट्टानी पिंडों का एक वर्ग है। यदि पूछा गया क्षुद्र ग्रह क्या है, तो चट्टानी पिंडों का एक समूह, एक वर्ग, जो कि किसकी परिक्रमा कर रहा है? तो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। समझ में आया? दे हैव ऑल्सो बीन कॉल्ड प्लेनेटोइड्स। एक मिनट, हाँ, प्लैनेटॉइड्स स्पेशली द लार्जर वन। क्या बोला गया है इसे? इन्हें प्लैनेटाइड भी बोला जाता है, कहा गया प्लैनेटाइड भी कहा गया। विशेष रूप से जो बड़े होते हैं, विशेष रूप से जो बड़े होते हैं उसे हम प्लैनेटाइड के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? यदि एग्जाम में आए एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं छोटे चट्टानी पिंडों के एक वर्ग होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें हम प्लैनेटाइड के नाम से भी जानते हैं। विशेष रूप से जो बड़े होते हैं, विशेष रूप से जो लार्जर होते हैं उसे हम प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल स्टार मार्क लगा करके, यदि लिख रहे हो तो बिल्कुल स्टार मार्क लगा करके लिखना कि ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसके किसके बीच पाए जाते हैं? तो मंगल ग्रह। ये ग्रह भी मैं आपको बताऊंगी, है ना, जितने ग्रह होते हैं, कौन कौन से, अर्थ जो पृथ्वी है, उसके बाद में मंगल ग्रह, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन अभी के लिए इतनी चीज याद रख लो। क्षुद्र ग्रह जिसे हम एस्टेरॉइड बोलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे याद, मजा आ गया तो मजा आ गया, मार्स हो गया, एस्टेरॉइड हो गया और जे से जुपिटर हो गया। मजा आ गया आप लोगों को? तो बिल्कुल मजा आ गया। तो मंगल और बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह, जिसको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। जे से क्या है? तो जे से होता है जुपिटर। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट द एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। क्या कहना है? इसे चट्टानी पिंड बोला गया, जो कि क्या है? चट्टानी पिंड है, जिसे प्लैनेटॉइड भी बोलते हैं, और ये सूर्य की परिक्रमा करे। लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह कुछ नहीं बल्कि ये ग्रह के ऐसे हिस्से हैं जो कई साल पहले फटे थे। ग्रह के ही ये एक हिस्से हैं जो कई साल पहले फट गए, और ये क्या कर रहे हैं? तो ये अभी भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, फिर यदि हम बात कर रहे हैं उल्का पिंड क्या होते हैं? अक्सर आपने सुना होगा ना कि यदि उल्का पिंड जो है यदि पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उसको बिल्कुल मिसाइल से मार करके गिराया भी जा सकता है। लेकिन कल मैंने आपको बताया था ब्लैक होल यदि आ रहा है, यदि पृथ्वी से टकरा दिया तो पृथ्वी को ही नष्ट भ्रष्ट कर देगा, उसको नहीं मिसाइल ब्लैक होल को नहीं गिरा सकता है ना। यहाँ पे यदि हम देखें कि मीटियोर या मीटोरॉइड या मीटोरॉइड क्या होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपके, है ना। तो उल्का क्या होता है, उल्का पिंड क्या होते हैं, और साथ में एक और ये नाम, ये दोनों नाम एक जैसे दिख रहे हैं, तो उसके इसको अलग करने के लिए आप क्या करोगे कि एक में ID लगा है, लास्ट में देख लो ID लगा है, और एक में TE लगा है, दोनों एक ही होते हैं। यदि आप हिंदी का अर्थ देखोगे, इसलिए हिंदी का अर्थ क्या लिया गया, उल्का पिंड दोनों में बोला गया, लेकिन इंग्लिश में ID है और TE है ना, मीटोरॉइड और मीटोराइट। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना क्या बताया गया है। दे आर ऑल रिलेटेड टू द फ्लैशेस ऑफ लाइट कॉल्ड शूटिंग स्टार्स समटाइम्स सीन striking across the sky। क्या बताया गया, बट वी कॉल द सेम ऑब्जेक्ट बाय डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज। यहाँ पे क्या बताया, ये सभी क्या है, तो ये वे सभी प्रकाश की चमक से संबंधित है। किसमें कितना प्रकाश है, जिसे हम शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें कभी कभी पूरे आकाश में देखा जाता है, लेकिन हम एक ऐसे वस्तु को अलग अलग नामों से पुकारते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहाँ है। ये एक ही है, हम एक ही वस्तु को क्या करें, अलग अलग नाम से पुकारेंगे। अब आपका घर में नाम, अब आपका कुछ नाम है, बिट्टू, कुछ भी हो, है ना, पिंटू, जो भी नाम हो, या फिर जो भी बोल दीजिए, आप लोग अपना अपना नाम पुकार लीजिए, और उसके बाद में अपने स्कूल का नाम
व्यक्ति तो आप एक ही हो, लेकिन घर में रहते हो तो आपकी मम्मी आपको आपके घर के नाम से पुकारती है। जब स्कूल कॉलेज या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में रहते हो तो वो आपको अलग नाम से पुकारते हैं। तो बस स्थिति है कि वो कहाँ पे हो, आप अभी कहाँ पे हो, तो उस नाम से पुकारा गया है। अब स्कूल के टीचर आप लोगों को, स्कूल कॉलेज के टीचर्स आपको घर के नाम से तो नहीं पुकारेंगे, वहां पे आपका जो नाम है वही पुकारेंगे। तो ये एक ही नाम है, मीटियोर, मीटेरॉइड और मीटेराइट लगभग एक है, जो कि किस पर डिपेंड करते हैं, तो अपनी चमक पर, यानी कि प्रकाश की ये चमक है, क्या है, फ्लैश ऑफ लाइट है, कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, सुने होंगे ना, टूटता हुआ तारा, ये क्या है, चमक के आधार पर हम इसको जो है इसको वर्गीकृत करेंगे और ये रहते कहाँ उसके हिसाब से हम देखेंगे। यदि हम बात करें उल्का पिंड की, मीटेरॉइड्स, तो मीटेरॉइड्स क्या होता है, तो मीटेरॉइड्स आर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट रेंज इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन्स टू स्मॉल एस्टेरॉइड्स। थिंक ऑफ देम एज स्पेस रॉक। क्या बताया गया है कि मीटेरॉइड क्या है, मीटेरॉइड आप कल्पना कीजिए, कल्पना क्या करेंगे, धूल का कण, धूल का कण, डस्ट ग्रेन्स, ठीक है, धूल के कण से लेकर के आप छोटे से एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह, चट्टानों का समूह बोला गया ना, छोटे छोटे चट्टानों का समूह, तो वही, यानी कि धूल से लेकर के आप इमेजिन करो ना, आप हाथ में धूल उठाए हो और एक पत्थर का एक टुकड़ा लिए हो, पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो और धूल को उठाओ, उतना है ये। तो उल्का पिंड क्या है, तो उल्का पिंड अंतरिक्ष में ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आकार धूल के दानों से लेकर के छोटे क्षुद्र ग्रहों तक होता है, यानी कि धूल के कण से लेकर के छोटे से चट्टानों का कण आप मान के चलो उस तरह है। तो इन्हें आप बोल सकते हो अंतरिक्ष के चट्टान हैं। आप सोचो कि अच्छा ये ना धूल मतलब छोटे छोटे से लेकर के एक छोटा ये चट्टान है, यानी कि ये क्या है, वास्तविकता में ये अंतरिक्ष के चट्टान की तरह आप सोच लो इनको, ठीक है। जब उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल या मंगल जैसे किसी अन्य ग्रह में, पृथ्वी के वायुमंडल में अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में तेज गति से यदि ये प्रवेश करते हैं और जल जाते हैं, और तेज गति से जब गति बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होता है, बिल्कुल इनकी स्पीड बढ़ गई है, जब तेज गति से जब ये क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और जल जाते हैं तो आग के गोले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आग के गोले बन जाते हैं या शूटिंग स्टार बन जाते हैं, और तभी हम इसको क्या बोलते हैं, तभी हम इनको उल्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम उल्का बोलते हैं, शूटिंग स्टार बन जाते हैं। ये क्या है, तो एक छोटे छोटे चट्टान है, ये चट्टान जैसे ही वायुमंडल में, पृथ्वी की वायुमंडल में या फिर हम किसी अन्य ग्रह की यदि हम बात करें जैसे कि मंगल जैसे किसी अन्य ग्रह में, ये अत्यंत ही तेजी से जब ये प्रवेश करेंगे तो ये क्या करेंगे, अब प्रवेश करते ही और ये जब जल जाते जब कोई चीज जल रही है तो बिल्कुल आग उठती है कि नहीं, जल रही है मतलब आग है वहां पे, है ना, जब ये जल जाते तो इन्हें आग के गोले बन जाते हैं, चट्टानें जल गई हैं। यानी कि अब आप ये बताइए कि अग्नि सबसे पहले पता कैसे चला, आदि मानव को चट्टानों से तो अग्नि प्रज्वलित हुई है, उन्हें तभी तो जाना है, घर्षण से, ठीक है। तो बस वही है, जब ये जल जाते हैं तो ये क्या होता है, तो उल्का कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यहाँ पे भी देख लो, when meteorites enters Earth's atmosphere or that of another planet like Mars at high speed and burn up, the fireballs or shooting stars are called meteors। तब उसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं। समझ में उल्का क्या हुआ, पूछा जाएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वायुमंडल में जब उल्का पिंड प्रवेश करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में या अन्य ग्रह में जब उल्का पिंड प्रवेश करते हैं तेज गति से और जब वो जल जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उल्का बोलते हैं, ठीक। जब कोई उल्का पिंड वायुमंडल के माध्यम से एक यात्रा में जीवित रहता है, यानी कि जला नहीं है, अभी वो जीवित है, बिल्कुल वायुमंडल में प्रवेश किया है और वो जीवित है और जमीन से आकर के टकराता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उल्का पिंड बोलेंगे। उल्का पिंड मतलब टीई वाला, मीटेरॉइट बोलेंगे। When meteoroid survives a trip through the atmosphere and hits the ground, it is called meteorite। क्या बोलेंगे, मीटेरॉइट बोलेंगे। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। देखो पहले चट्टान है, धूल का कण मानो, धूल के कण से इनका यानी कि इनका साइज क्या होता है, इनका आकार क्या होता है, धूल के कण से लेकर के छोटे छोटे चट्टान। जब ये चट्टान जैसे कि हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते तेज गति तो होती है,
जब ये प्रवेश करेंगे और जब जल जाते हैं तो जल जाएंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, उल्का बोलेंगे। यदि ये नहीं जलते और ये आकर के क्या करते हैं, जब ये जमीन से टकरा जाते हैं यानी कि ग्राउंड में जब ये हिट करते हैं तो जमीन में जब ये टकराते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। उल्का पिंड के लिए आप यहाँ पे ये देखना, ये कौन है, आईडी आया और टीई बन गया, आईडी आया टीई बन गया। याद रखोगे, इतनी चीजें याद हो जाएंगी कि आप लोगों को, बिल्कुल मैं कल पूछूंगी आप लोगों से, है ना, कल के सेशन में। पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले पूछा जाएगा, उसके बाद में अब आप बोलोगे कि आप भले पूछते रहो, हम चाहे बताएं चाहे ना बताएं, आपको कैसे पता चलेगा। तो ये बताओ, एग्जाम किसको पास करना है, आपको पास करना है। झूठ किससे बोलोगे, क्या मुझसे बोलोगे, क्या अपने आप से बोलोगे। तो आपको क्या करना है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल आपको बिल्कुल याद करते हुए चलना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े हम लोग, आगे अब हम आ जाते हैं सूर्य पर, ठीक है, रवि जिसे सन क्या है, तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में तारा है। सूर्य क्या है, तारा है, बिल्कुल हमने कल देख लिया। सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, प्राइमरली मेड ऑफ हॉट गैसेस, जो कि किससे बना हुआ है, गर्म गैसों से बना है। गर्म गैस मतलब ये क्या है, एग्जैक्टली है क्या, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हाइड्रोजन नाभिक के परमाणु संलयन से उत्पन्न होते हैं। क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन नाभिक के परमाणु संलयन से ही क्या उत्पन्न होती, तो ऊर्जा उत्पन्न होती। पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा जो मानी गई है ना, ऊर्जा ही महत्वपूर्ण स्रोत है जीवन का। तो ये कैसे उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन से, हाइड्रोजन नाभिक के परमाणु संलयन से, ठीक है, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। फिर यदि हम बात करते हैं सौर हवाएं क्या होती हैं, तो सौर हवाएं चलने लगी हैं हवाएं, तो देख लीजिए क्या है, कौन सी हवाएं चल रही हैं, तो सोलार विंड्स हैं। तो सोलार विंड्स इजेक्शन ऑफ प्लाज्मा, एक्सट्रीमली हॉट चार्ज पार्टिकल्स दैट ओरिजिनेट इन द लेयर ऑफ द सन नोन एज कोरोना, outermost layer hidden due to sun's light visible in solar eclipse। क्या बताया गया है, प्लाज्मा अत्यंत गर्म अवशेषित कण। कल मैंने आपको बताया था प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा मैंने आपको बताया था कि ना तो ये ठोस होगा ना तो ये तरल होगा। तो इसी वजह से क्या है, सूर्य जो है पिघल गया क्या, इतना गर्म है तो भी पिघला क्या, नहीं पिघला, वो पिघल गया क्या, इतना गर्म है तो भी तो नहीं पिघला, अभी भी तो है वहां पे, तो एकदम गर्म है तो भी नहीं पिघला। क्यों, क्योंकि वो प्लाज्मा स्टेज में है, क्योंकि वो ना तो तरल है ना तो वो ठोस है। समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे सौर हवाएं क्या होती हैं, तो सौर हवाएं जो है जो सूर्य की परत में उत्पन्न होते हैं, प्लाज्मा जो सूर्य की परत में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना। ये जो कोविड-19 हुआ है वो कोरोना नहीं, जो सूर्य का जो आउटर मोस्ट लेयर, जैसे ये सूर्य है तो सूर्य की बाहरी परत को हम क्या बोलेंगे, सूर्य की बाहरी परत को हम बोलते हैं, ये जो मैं बना रही हूँ ना ये बाहरी परत, तो सूर्य की बाहरी परत कहलाती है कोरोना। क्या कहलाती है, कोरोना कहलाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। याद रखना, पूछा जाता है कि कोरोना क्या है, तो कोरोना सूर्य के क्या है, बाहरी परत है, सूर्य की बाहरी परत है, जो कि कब दिखाई देती है, सूर्य ग्रहण के वक्त ही दिखाई देती है, सूर्य की बाहरी परत कोरोना। ठीक है, समझ में आया। फिर हम यदि बात करें कि सौर भड़कना या फिर सौर तार की भड़कना, यानी कि सोलर और स्टीलर फ्लेयर क्या होता है, ये भी समझ में आएगा। तो ये क्या, यह एक तारे की चमक है। भड़कना मतलब एकदम भड़क गए, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या है, गुस्से में, यानी कि कुछ चीज क्या है एकदम जल यानी कि आग एकदम क्या है, भड़क चुकी है, आग लग चुकी है, ऐसे बोला जाता है ना। इट इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन अ ब्राइटनेस ऑफ स्टार ड्यू टू द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टार्स एटमॉस्फेयर। क्या बताया गया है कि तारे के वातावरण में जो संग्रहित जो चुंबकीय ऊर्जा के कारण क्या होता है, तो इसमें एक तारे की चमक है, तो उसमें जो वृद्धि होती है ना, यह एक तारे की चमक में नाटकीय वृद्धि है, यानी कि ड्रामेटिक इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसकी चमक में वृद्धि हो रही है। तारे की जब चमक में वृद्धि होती, वो वृद्धि क्यों हुई, तारा अचानक से क्यों इतना चमकने लगा, अपनी चुंबकीय ऊर्जा के कारण, अपनी मैग्नेटिक एनर्जी के कारण, जो कि कहाँ स्टोर होती है, उसी के खुद के एटमॉस्फेयर में स्टोर होती है, तारे के वातावरण में ही वो संग्रहित रहती है, और उसके कारण जब वो चमक आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीलर फ्लेयर या सोलार फ्लेयर के नाम से जानते हैं। सौर या तार की भड़कना के नाम से हम जानते हैं, फ्लेयर के नाम से जानते हैं। ये सनस्पॉट साइकिल क्या होता है, तो सनस्पॉट साइकिल होता है सूर्य की सतह तक उठने वाले चुंबकीय प्रवाह की मात्रा और
चक्र नामक चक्र में समय के साथ बदलती रहती। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट राइजेस अप टू द sun's surface varies with time in a cycle called solar cycle। क्या बताया गया है इसमें, यहाँ पे सूर्य की सतह तक उठने वाले अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स that rises up to the sun's surface varies with time in a cycle। यानी कि सूर्य की सतह तक उठने वाले जो चुंबकीय प्रवाह की मात्रा है वो क्या होती है, तो वो समय के साथ में बदलती रहती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो उसे ही हम सौर चक्र के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, सौर नामक चक्र के नाम से हम जानते हैं, सौर चक्र बोलते हैं जिसे, ठीक है, सनस्पॉट साइकिल जिसको बोलते हैं। दिस साइकिल लास्ट 11 years ऑन एवरेज साइकिल एंड समटाइम रेफर्ड एज सनस्पॉट साइकिल। इसको, यह चक्र औसतन 11 साल तक चलता है और कभी कभी इसे सनस्पॉट चक्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया है कि जो सूर्य की सतह तक उठने वाले जो चुंबकीय प्रवाह होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, वो समय के साथ में क्या होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, तो वो बदलते रहते हैं। तो वो जब बदलते रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, जो प्रवाह, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम सौर की चमक बोलते हैं। सौर चक्र के नाम से हम जानते हैं। लेकिन ये चक्र जो है औसतन 11 वर्ष का होता है। औसतन कितना होता है, 11 वर्ष का। और इन्हीं सौर चक्रों को हम क्या बोलते हैं, सनस्पॉट चक्र के नाम से भी हम जानते हैं। चक्र बोल दीजिए, साइकिल बोल दीजिए, जो भी बोलना है वो बोल दीजिए। ठीक है, चक्र सनस्पॉट चक्र कहलाता है। ठीक, 11 वर्ष आप लोगों को याद रखना है। सूर्य के धब्बे गहरे, चुंबकीय रूप से मजबूत, सूर्य की सतह पर ठंडे क्षेत्र होते हैं। फोटोस्फीयर पूछा जाता है। फोटोस्फीयर क्या होता है, सनस्पॉट्स आर डार्कर, मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्ग, कूलर एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द सन। कूलर एरियाज यानी कि सूर्य की सतह पर ठंडे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, तो फोटोस्फीयर कहलाते हैं। सूर्य की सतह पर ठंडे क्षेत्र, आप बोलोगे नहीं ऐसा कैसे होता है, तो बिल्कुल होता है। ये पूरे सूर्य में नहीं होता है, तो फिर कहाँ होता है, ये 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच में ये मौजूद होते हैं। सूर्य की सतह पर ठंडे क्षेत्र मौजूद होते हैं जिसे हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। सनस्पॉट्स आर डार्कर, मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्ग, कूलर एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द सन नोन एज फोटोस्फीयर। ठीक है, कूलर एरियाज ऑन द सन, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, फोटोस्फीयर। और ये जो होते हैं सनस्पॉट जिसको हम बोलेंगे, सनस्पॉट साइकिल जिसको हम बोलेंगे, तो ये सभी जगह पे नहीं होते। तो ये क्या बताया गया, 25 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश में होते हैं। नॉट प्रेजेंट ऑल ओवर द सन, प्रेजेंट बिटवीन 25 to 30 डिग्री लैटिट्यूड। ये अक्षांश क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी हम खगोल पढ़ रहे हैं। फिर जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर क्या है, इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लॉन्ग वेरिएशन ऑफ द सन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द अर्थ क्लाइमेट, और जिसे ही हम आदित्य L1 मिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आदित्य L1 मिशन। यह सूर्य की दीर्घकालिक विविधताओं और पृथ्वी की जलवायु पर इसके प्रभाव, जो कि आदित्य L1 मिशन जो भेजा गया है, किसके द्वारा भेजा गया है, आदित्य L1 मिशन जो है भेजा जाएगा किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा, है ना, को समझने में मदद करेगा। सूर्य की दीर्घकालिक विविधताओं और पृथ्वी की जलवायु को समझने के लिए कौन सा मिशन भेजा गया है, कौन सा मिशन भेजा जाएगा, तो आदित्य L1। ये भी याद रखना कि सूर्य की दीर्घकालिक विविधताओं और पृथ्वी की जलवायु पर इसके प्रभाव के लिए आदित्य L1 मिशन है। इतनी चीजें याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, फिर यदि हम बात करते हैं धूमकेतु क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा ना धूमकेतु, कॉमेट। तो कॉमेट क्या है, ये धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा, आप लोग इमेज से देख भी सकते हैं ना। तो एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार विद अ टेल एंड दैट मूव्स अराउंड द सन। ये पूंछ देख रहे हैं आप लोग, पूंछ दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो बस वही है कि पुच्छल तारा जिसके में पूंछ है, और ये क्या कर रहा है, तो सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है। तो अंतरिक्ष में तारे जैसे कि चमकीली वस्तु जिसके पुच्छल होते हैं यानी कि पूंछ होती हैं, तथा जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं उसे ही हम धूमकेतु बोलते हैं। सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले पुच्छल तारे को हम किस नाम से जानते हैं, धूमकेतु के नाम से जानते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है, तो इनमें जो है
टेल होता है, ब्राइट स्टार होते हैं, चमकीले चमकीले तारे होते हैं, ये चमकीले होते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इतनी चीजें आप लोगों को आज के सेशन में आप लोगों को बिल्कुल ये जो मैंने आपको बताया है ये सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सभी आए हैं बिल्कुल आपके एग्जाम में। ये बेसिक है, आप लोगों को ज्योग्राफी में ये चीजें सभी चीजें पढ़नी है। हम ये सब चीजों में ध्यान नहीं देते, जब हम पढ़ते हैं ना तो हम इन चीजों में ध्यान नहीं देते, तो वहीं पे तो हमारा नंबर कटता है, वहीं पे हमारा नंबर कटता है। फिर बोलते हैं अरे यार ज्योग्राफी बहुत हार्ड आई थी, ज्योग्राफी हार्ड नहीं आई थी, हमने पढ़ा नहीं है बेसिक चीज, उन्होंने तो केवल बेसिक पूछा है, एनसीईआरटी को ही पूछा है। किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर का आता ही नहीं है, किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी, ठीक है, लेकिन हम उसको ही नहीं पढ़ते। भूगोल एनसीईआरटी के अलावा पूछा नहीं जाता। आप एनसीईआरटी को तो पढ़ लीजिए, तब तो आप जानेंगे ना भूगोल क्या होता है, क्या है, कैसा है। तो ये सभी सेशन एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी से प्रश्न बनते हैं। अब इनको पहले हम रिवाइज करेंगे कल, और उसके बाद फिर हम कल के सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज के सेशन को एंड करेंगे। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि यकीन बैच में अभी जो है एनरोलमेंट हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। कहीं आप लोग, जिससे आप लोगों को पहली बात तो ये इस रेट में आपको ये कोर्स मिल जाए, पहली बात क्यों, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस आपके लिए ही रखा गया है कि आप लोग सभी जो है इसको अफोर्ड कर सको। तो आप लोग पहले तो इसको अफोर्ड कर सकते हो, इतने है ना, पढ़ाई में हम इतना खर्च तो कर ही सकते हैं जहाँ पे आपको पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग नंबर सेव करके रख लीजिए, जब भी जो भी जरूरत हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं आज के सेशन को एंड करूंगी। सेशन यदि अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। फिर कब मिलेंगे, फिर हम कल के सेशन में मिलेंगे। कल के सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।